दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, इतिहास को सरल, सहज और आसानी से समझने के लिए एनसीईआरटी की तरह यूपी बोर्ड की पुस्तकें भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के इतिहास खंड का प्रथम अध्याय, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये चैप्टर आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है और यहाँ से 8वीं कक्षा के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री मिलेगी। अध्याय के अध्ययन के क्रम में हम अंत में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के इतिहास खंड का प्रथम अध्याय, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। सबसे पहले आइए इस अध्याय को कवर करते हैं, उसके बाद हम इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले व्यापारिक मार्ग के बारे में यहाँ आपको बताया गया है कि प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है और 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें कौन कौन से लोग मुख्य थे? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश शक्तियाँ प्रमुख थीं। आप जान लीजिए कि भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार था, जल और थल दोनों मार्गों के द्वारा होता था और इन मार्गों की संख्या कुल 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होकर गुजरता हुआ समुद्री मार्ग था। खाड़ी से हो रहा है या खाड़ी से होके जा रहा है तो ये समुद्री मार्ग होगा। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जेनेवा को जाया जाता था। और तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तो आप जान लीजिए कि जो भारत से यूरोपियों का व्यापार था वो 3 मार्गों से होता था। फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग, दूसरा मार्ग जो था ये लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, और तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए होता था। यहाँ मैप में ये तीनों ही रास्ते दिखाए गए हैं कि भारत से सोना, चांदी, मसाले और इसके अलावा कीमती बहुमूल्य पत्थर आदि का जो है व्यापार किया जाता था यूरोपियों द्वारा। तो यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए क्या होता था? वेनिस और जिनेवा। आप देख सकते हैं कि यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। और ये कहाँ पर हैं? इटली में हैं। और इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। 15वीं शताब्दी और इसका वर्ष था 1453। 1453 यानी 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया, कांस्टिनेपल पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, इसलिए व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा हो जाने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत झटका लगा था। तो आप जान लीजिए कि जो व्यापार का मुख्य मार्ग था उस पर यानी तुर्कों का अधिकार हो गया और इससे ये व्यापार काफ़ी प्रभावित हो गया। आप जान लीजिए दोस्तों, एशिया का जो अधिकांश व्यापार था अरबवासियों के हाथ में था। भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इटालवी व्यापारियों के एकाधिकार में था और ये व्यापार पूर्वी देशों से गरम मसाले के कारण महत्वपूर्ण था। और आप जानते हैं गरम मसालों की यूरोप में बहुत मांग थी। ये मसाले यूरोप में बहुत बिकते थे। क्यों? क्योंकि जाड़ों में नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर वे जिंदा रहते थे। 1453 में जैसा कि हमने बताया कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो इस तरह से पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य जो संपर्क था वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो मार्ग तुर्कों के अधीन आ गया और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया था।
तो इसी मार्ग के बंद हो जाने के वजह से ही समुद्री मार्गों की खोज की गई। और कई ऐसे देश थे जो सीधे पूरब के देशों से जो है व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे, और वो ऐसा करने के लिए पूरी तरह समर्थ भी थे, क्योंकि 15वीं शताब्दी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में बहुत प्रगति हुई थी। तो और इसके अलावा अभी हम आगे पढ़ेंगे दिशा सूचक यानी कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया, और नए भौगोलिक आविष्कार और नई भौगोलिक खोजें इसी के दौरान हुई। क्यों? क्योंकि उनको नए व्यापारिक मार्गों की खोज करनी थी, और पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने साहसिक खोजों का युग आरंभ किया। तो इसी तरह आप देखेंगे जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको नई नई चीज़ें आपको आएंगी पढ़ने के लिए। तो समुद्री मार्ग की खोज किस तरह से हुई थी? तो इटली द्वारा तुर्कों द्वारा यूरोप और भारत के मध्य जो रास्ते थे उसको बंद कर दिए जाने के कारण तो समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग खोज करना आरंभ किया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते हुए राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को 3 चीज़ों का सपना दिखाया। एक था धन का सपना, दूसरा धर्म और तीसरा ध्वज का सपना। धन का सपना किस लिए? तो ये राज्यों की आमदनी या राजस्व बढ़ाने के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु सोना चांदी और मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। दूसरा धर्म का, तो यूरोप में ईसाई धर्म था, इसका दूर दूर तक प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने राजा रानियों को जो है सूचित किया। और तीसरा ध्वज, यानी ध्वज का मतलब कि अपना निशान, यानी यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराया जाए, जिससे कि उनका साम्राज्य बढ़े। और इस क्रम में जो यूरोप के राजा थे, साहसी नाविकों को इन्होंने समुद्री यात्राओं का खर्चा भी वहन किया। यानी इतनी लंबी यात्रा के लिए जो खर्चा था इन साहसिक यात्राओं के लिए, उसका खर्चा भी सरकार ने वहन किया, राजाओं ने वहन किया, ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दोस्तों, ये जो नाविक थे इन्होंने कुतुबनुमा यानी दिक्सूचक यंत्र की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्रा की। यहाँ कुतुबनुमा का चित्र दिया गया है, और कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पर 1498 में पहुंचकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। और अब हुआ ये कि पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जल मार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य जो व्यापार था वो फिर से आरंभ हो गया। अब यूरोपीय व्यापार के बारे में जानते हैं। पुर्तगालियों ने दोस्तों हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वो सोना चांदी लाते, हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते और बहुत अधिक लाभ यानी मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड यानी डच, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे, और इस तरह से भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने की होड़ लग गई। भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली थे, इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। इन यूरोपियों में यद्यपि जो अंग्रेज थे दोस्तों, आप जान लीजिए कि इन व्यापारियों में यूरोपियों में अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले स्थापित हो गई थी। दोस्तों देखिए, व्यापार के लिए जो लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक और धन, तीनों ही साधनों का बहुत महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियां क्या हैं आप जानिए।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक और धन तीनों साधनों की आवश्यकता थी। तो जहाज रहे, साहसी नाविक और धन, ये तीनों ही साधन महत्वपूर्ण थे। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनी का अर्थ होता है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी या शेयर का होना। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। दोस्तों, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए थे और यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम जो है वो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए थे। इसके बाद डच आए थे, लेकिन उनकी कंपनी बाद में स्थापित हुई थी। पुर्तगालियों के बाद जो है डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, डेनिस भी बीच में आए थे। डचों के बाद डेनिस और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो आप देख लीजिए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने पश्चिमी तट पर गोवा, दमन और द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र यानी जो फैक्ट्रीज हैं वो स्थापित किए थे। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्र को फैक्ट्री या कोठी कहा जाता था। तो आप देखिए, यहाँ पर फोर्ट विलियम कोलकाता में व्यापारिक कोठी इस चित्र में दर्शाया गया है। फैक्ट्री या कोठी को समझने के लिए यहाँ दिया गया है कि फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट होता है और कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। तो ये जो कंपनियां होती थीं ये व्यापारिक केंद्र होती थीं, व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री होती थीं। यहाँ पर जो है सामानों की आवाजाही, उनका हिसाब किताब रखा जाता था और साथ ही साथ इनकी सुरक्षा भी की जाती थी। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने अपनी नेवी या नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं थी। हॉलैंड निवासी जो थे, जो कि डच कहलाते हैं, इन्होंने कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम और चिंसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही नामक स्थानों पर अपने व्यापार के केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने लेकिन केवल अपने को समुद्र तक ही सीमित नहीं रखा। इन्होंने समुद्र तट के साथ सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार आदि स्थानों पर भी अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। यानी पुर्तगाली और फ्रेंचों से ब्रिटिश ज़्यादा होशियार थे और उन्होंने ज़्यादा आगे सोचकर काम किया। और आप जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह ब्रिटिशों ने पूरे भारत को अपने व्यापारिक केंद्र से लेकर राजनीतिक रूप में भी प्रयोग किया था। भारत में यूरोप के सभी देशों के जो व्यापारी थे वो पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उनका भारत के व्यापार पर पूरा अधिकार था। और अन्य यूरोपियों की ये कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा या लाभ कमा सकें। और उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वो महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में लगे रहते थे, ताकि माल सस्ता मिल सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। समय के साथ साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमज़ोर पड़ गई और किसी समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। आइए अब जानते हैं विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए
कौन कौन से तरीके अपनाए। तो दोस्तों, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह के तरीके अपनाए थे और उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद किया करते थे और फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र, आदेश या फरमान जारी किए। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों और राजाओं को नई नई वस्तुएं भेंट दी थीं। जैसे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हाकिंस 1608-9 में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। यहाँ पर इस चित्र में बग्घी को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये मैप है, भारत का जो मैप है, यहाँ पर किस तरह से फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज और पुर्तगाली कंपनियाँ ये अपना अधिकार किए हुए थीं, व्यापारिक अधिकार, इसको दर्शाया गया है। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि राजाओं के मन में ये आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा और करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा, राज्य खूब फलेगा फूलेगा और इससे अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का भी असर था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थीं और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच कहते थे, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा और डुबोया जाएगा। इन नीतियों और स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कोई टैक्स न देने की छूट मिली। ज़मीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने किले भी बनाए। और बाद में आप जानते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश सत्ता ने भारत पर व्यापारिक के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी कर लिया था और ये अधिकार 1600 से शुरू होकर अगर देखा जाए तो 1947 तक चला, जब भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुआ। आइए देखते हैं थोड़ा सा इस अध्याय का जो सार तत्व है या मूल तत्व। यूरोपियों द्वारा जो भारत से मसाले थे उनका प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधनों की तुलना में कम है, लेकिन ये देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के बावजूद ये भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गए थे। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस और बंदूक बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इनसे अनभिज्ञ और अपरिचित थे। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वो शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का था और 17वीं शताब्दी में लंदन और एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। और आज यूरोप के समस्त देश यूरोपीय यूनियन नामक एक संघ में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में जो है उभर कर सामने आए हैं। दोस्तों, थोड़े से कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसमें सबसे पहले पुर्तगाली थे, पुर्तगीज, यहाँ पर मैं 60 में लिख रहा हूँ। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी और पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित की थी
और डचों का भारत में अंतिम रूप से 1759 में पतन हो गया और ये अंग्रेज और डचों का युद्ध हुआ था। इसी के दौरान 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था, और जो कि व्यापारिक कंपनी कई लोगों के शेयर में स्थापित किया जाता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें प्रारंभ में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर इसका टॉमस स्मिथ था। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। और अंग्रेजों ने दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर पहली अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, और जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में टॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में, और पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था अंग्रेजों ने, लेकिन वो हो नहीं पाया था। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था। और दोस्तों बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर फोर्ट विलियम, जो अभी हमने चित्र में देखा है, यहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त की, और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम जो है वो गवर्नर बने थे। तो इस तरह से ये जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर था यूरोपीय कंपनियों या यूरोपीय शक्तियों का आगमन, तो ये यहीं पर हमारा समाप्त हुआ। हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब आइए 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब आप देखते हैं कि स्पेन निवासी जो कि भारत की खोज में निकला था कोलंबस, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ये स्पेन का निवासी था। भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन ख जो है आपका सही है। एक और प्रश्न है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हुई? तो ये दिशा सूचक या कुतुबनीमा के द्वारा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा दोस्तों ये पुर्तगाल का निवासी था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत कौन सा था? तो ये था कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस जो है मुगल बादशाह के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज राजदूत था। लघुत्तरीय प्रश्नों में भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में बताइए। तो भारत और यूरोप के मध्य सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया की खाड़ी तक था, और ये मार्ग समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए जाता था, लेकिन बाद में वास्को डी गामा ने भारत आने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत और यूरोप के बीच के व्यापार को जो है या जो संपर्क मार्ग था उसको बढ़ा दिया था। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार के उद्देश्य से या लाभ कमाने के उद्देश्य से कई लोगों द्वारा साझेदारी में स्थापित की जाने वाली जो कंपनी है उसको व्यापारिक कंपनी कहा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? तो आपने देखा भी है, हमने शुरू में पढ़ा है कि कौन कौन से पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग थे। नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों हुई थी? तो आप सभी जानते हैं
कि जब 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया तो तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया और कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। तो इसलिए तुर्कों द्वारा इस मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार बंद हो गया। इसी की वजह से नए समुद्री मार्गों या नए व्यापारिक मार्गों की खोज शुरू हुई थी। यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क आपको बताना है भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। तो पुर्तगाल, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस और फ्रेंच, डच यानी नीदरलैंड के निवासी ये लोग थे व्यापार करते थे। उन स्थानों के नाम जहाँ पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई तो ये अधिकतर समुद्र तटीय क्षेत्र थे। सूरत, मसूलीपट्टनम, कोचीन। इसी तरह आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो व्यापारिक कोठियाँ बनाई गई थीं ये व्यापार और जो है व्यापार के मुख्य केंद्र थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यूपी बोर्ड का उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 8वीं कक्षा का ये पुस्तक है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसके कक्षा 8 के प्रथम अध्याय यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन जो है, इस अध्याय को हमने कवर किया। साथ ही साथ यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को भी कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं और तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।